Okay, so we are going to start now with the next theory, that is called crystal field theory. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है हमारी, वो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थ्योरी है। बात करना स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। देखिए, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, इसके पोस्टुलेट्स क्या है? पहली बात तो ये है, ये थ्योरी ये नहीं मानती है कि सेंट्रल एटम और जो लिगेंड्स हैं उनके बीच में जो है कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये थ्योरी ये मान के चलती है कि देयर आर प्योरली आयनिक इंटरेक्शंस बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स। ठीक है, तो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक interactions between central atom and ligands। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस है, मतलब चार्ज की इंटरेक्शंस है, जैसे आयनिक बॉन्ड में होता है। लेकिन अब बात यहां पे ये भी है, ये थ्योरी अनएक्सपेक्टेडली अट्रैक्टिव फोर्सेस को वेटेज नहीं देती है। ये थ्योरी जो है सेंट्रल एटम और लिगेंड्स के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस को जो है अहमियत देती है। अब वो रिपल्शंस होंगी कैसे? भाई, जो सेंट्रल एटम है उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो जो है रिपेल करते हैं लिगेंड के नेगेटिव पार्ट को। समझ आ रही है बात? सेंट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रिपेल करते हैं लिगेंड्स के नेगेटिव हिस्से को। अब नेगेटिव हिस्से की जहां तक बात है, कुछ तो सीधे सीधे ही नेगेटिव हो जाते हैं ना, जैसे मान लो इट इज एफ नेगेटिव या ओ एच नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये सी एन नेगेटिव है। तो मतलब इन लिगेंड्स में तो एक हिस्सा नेगेटिव होगा ही होगा जिसपे कि नेगेटिव चार्ज है। लेकिन दूसरी बात आती है कि कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, जैसे मान लो अमोनिया है। तो अगर अमोनिया टाइप का कोई लिगेंड है, तो उस केस में क्या होगा कि यहां पर नाइट्रोजन पर जो है डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर में भी यही होगा कि वाटर में भी देयर विल बी सम नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। मतलब ये हुआ कि हर लिगेंड ऐसा है जिसमें कि आइदर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज वाला कोई एंड है या तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला कोई एंड है। एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर द रिपल्शन टू टेक प्लेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम एंड ये वाले नेगेटिव एंड के इलेक्ट्रॉन्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पहली बात तो ये है यहां पर, बिकॉज थ्योरी ये बड़ी है, ठीक है, इसलिए मैं आपको आराम से बात को समझा रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से जो है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिपल्सिव इंटरेक्शंस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लेस मेजर रोल।
किसके बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शंस? बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स, वो जो है मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, अच्छा, अब इससे पहले मैं इसके पॉस्टुलेट्स पे और जाऊं, ठीक है, अभी हम जो अपने ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स क्योंकि मेजर रोल यहां पे प्ले करते हैं, तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं पहले उनको जो है मैं दो कैटेगरीज में पुट कर रहा हूं, आप देखिए किस तरह से। तो एक टाइप के जो ऑर्बिटल्स है ना, वो हैं T2G ऑर्बिटल्स। इनको हम प्लेनर ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। ये T2G ऑर्बिटल्स किस तरह के हैं? डी ऑर्बिटल जो 5 होते हैं उनमें से, जैसे अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन में ये ऑर्बिटल जो लाई करता है, एक आ गया डी एक्स वाई। आप मेरी बात सुनते जाइए। और दूसरा ऑर्बिटल जैसे ये वाई जेड आ गया, तो ये दूसरा ऑर्बिटल आ गया डी वाई जेड। और तीसरा इसी तरह से जो प्लेन में लाई करता है, दैट इज एक्स जेड। तो अगर ये जेड एक्सिस है, इसको हम एक्स ले लें, सो देर इज डी एक्स जेड ऑर्बिटल। ठीक है बात। ये ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो मेन एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे एग्जिस्ट करते हैं। हमने कहा ना मेन एक्सिस ये है, इससे 45 डिग्री की दूरी है, और हर एक में एक्सिस से जो है 45 डिग्री के एंगल पे ही है, इसलिए इनको प्लेनर कहते हैं हम। अब दूसरे जो ऑर्बिटल्स आ जाते हैं जी, दे आर ई जी ऑर्बिटल्स। इनको हम एक्सियल ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब एक्सियल ऑर्बिटल्स कौन से हुए? दे आर, एक तो हो गया कि इट इज वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, एंड बिल्कुल एक्सिस पे लाई करने वाला एक हो गया जी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ऐसे ही जो दूसरा ऑर्बिटल है जो बिल्कुल एक्सिस पे लाई करता है, वो है डी जेड स्क्वायर। सही है बात? ठीक है, सो इट इज डी जेड स्क्वायर। इज इट ओके? तो हमने दो कैटेगरीज में जो है अपने अपने जल्दी जल्दी से नोट भी करते जाइएगा, ठीक है, तो दो कैटेगरीज में अपने ऑर्बिटल्स को जो है पुट किया है। ठीक है, कौन कौन से? एक T2G और दूसरे EG। मैंने डिफरेंस कह दिया, T2G 45 डिग्री के एंगल पे होते हैं और EG जो है बिल्कुल बैंग ऑन द एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं। सुनते जाइए अब बात जो है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग, आप समझते जाइएगा मेरी एक्सप्लेनेशन जो है। जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे। अब यहां पर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अब मैं इसको एक्सप्लेन भी करता चलूंगा और मैं एग्जाम्पल भी ले लूंगा यहां पर। दैट इज, सबसे पहले हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को जहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं, दैट इज हम बात करने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड splitting in octahedral complexes। ठीक है, ये क्या होता है ये सब कुछ मैं बता रहा हूं, बट आई होप आपने जो है हेडिंग नोट कर लिया।
there is some reflection you can see now, crystal field splitting in octahedral complexes। ठीक है, अब हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब जो मैं कहने जा रहा हूं, अगर आपको वो समझ में आ गया तो मतलब कि आपको अगले अगले जो 15 मिनट में जो कुछ भी होगा वो समझ में आ गया, मतलब आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है समझ में आ गई। तो इसलिए जो है आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात को सुनते जाइएगा। अब सुना, देखिए होता क्या है, यहां पर हम जो है सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि हम मान के चले हैं कि सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स के बीच में हम जो है रिपल्सिव फोर्सेस को ही कंसिडर कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहां पर अभी जो सिचुएशन ये है, मान लीजिए कि हमारा जो सेंट्रल मेटल है ना, वो सपोज यहां पर है। ठीक है, ये सेंट्रल मेटल है। ठीक है, सेंट्रल मेटल यहां पर है। अब इसके बाद जो है लिगेंड्स जो है अभी मान लो बहुत दूर है, अभी लिगेंड्स का नाम ही नहीं। ठीक है, तो पहले सेंट्रल एटम के अगर हम ये देखें कि उसमें हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द ऑर्बिटल्स। आप जानते हैं नॉर्मली अभी तक जब तक कुछ भी नहीं है तब तक जो है जो एनर्जी है वो सारे डी ऑर्बिटल्स जो है वो सेम एनर्जी के होंगे। इज इट ओके? मतलब इट इज इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स। जब अकेला मेटल है तो ऑल द डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, दे आर एट द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, एंड दे आर डीजेनरेट। तो हम कह सकते हैं कि डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स एट ग्राउंड स्टेट। डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स एट ग्राउंड स्टेट। और अब मानिए कि जो लिगेंड्स जो कि बहुत इन्फिनिटी पे थे अब वो नजदीक आने लगते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी से एंटर हो गए, जहां पे कि मेटल और लिगेंड्स में, इन्फिनिटी किसको बोलेंगे? उतनी दूरी को जहां तक कि जहां पर कि मेटल और लिगेंड्स एक दूसरे के को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होंगे। जहां पे कि मेटल और लिगेंड जो है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, उसको हम इन्फिनिटी बोल देंगे ना। तो इसलिए अब आप ये मानिए कि अब वो इन्फिनिटी से क्या हुआ, वो इन्फिनिटी से क्लोज आने लग गए। सही है बात? जब इन्फिनिटी से क्लोज आएंगे, और इस क्लोज आने में हमें एक बात का ध्यान ये भी देना है कि जब वो क्लोज आएंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि दे हैव ए प्लान कि उनको सेंट्रल मेटल में किसी तरफ लगना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगना है। रीजन बीइंग, हेडिंग लिखा है ऊपर जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसका मतलब कि वो जो है ऐसे आएंगे, इतने दूर से आएंगे, लेकिन हर लिगेंड जो है स्ट्रेट आएगा, जैसे जिसको बिल्कुल एक्सिस पे लगना है वो बिल्कुल ऊपर से आ रहा आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऐसे घूम के फिर जो है ऊपर से लगेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो जिसको इधर लगना है, जिसको इस पॉइंट पर लगना है, वो जो है सीधा यहां पर आएगा और ऐसे लगेगा, है ना। मतलब देयर शुड नॉट बी, ऐसे नहीं है कि ऐसे घूम के, ठीक है ना, फिर कहीं पर आ गया ऐसे 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 फिर लगा, नहीं। ठीक है ना, अब आप समझ गए। ठीक है, तो जिसको मान लो लिगेंड को यहां पर लगना है, इस पॉइंट पर लगना है, तो वो स्ट्रेट वे आएगा, ऐसे ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा घूमता हुआ। बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ये जो फील्ड्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ही ये एक्ट करती हैं। ठीक है ना, अब सुनते जाइए। लेकिन जब वो बहुत दूर होंगे सेंट्रल मेटल से, मान लो जैसे 6 लिगेंड्स आ भी रहे हैं और वो सेंट्रल मेटल से
ऑक्टाहीड्रल पहले से बड़ा बना के आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि जैसे हमें आसमान है बड़े दूर से स्फेरिकल ही दिखता है, एक्चुअल में ऐसे तो नहीं, और ऐसे दिखता है जैसे सारे तारे जो है एक स्फेरिकल बर्तन के अंदर की तरफ, बस ऐसे ही दिखता है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है तो नहीं। जब नजदीक आ जाए मान लो, तो आपको लगेगा कि कोई स्टार नजदीक है कोई दूर है, तब जो है जब नजदीक आते हैं देन द डायरेक्शंस प्ले रोल। जब तक दूर हैं तब तक जो है दे विल बी हैविंग ए स्फेरिकल फील्ड, जैसा मैंने आपको स्काई का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो वैसे ही जब ये लिगेंड्स जो है बहुत दूर हैं तो उनकी एक स्फेरिकल फील्ड होगी, ठीक है। मतलब आप ये समझ जाएं कि जैसे इस तरह से एक स्फेरिकल फील्ड में ये आएंगे कि लीगेंड जो है एक यहां पर है, फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, लीगेंड यहां पर है, 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 ठीक है। मैंने ऐसे सर्कल से लगा लिए 6। अब ये जो है लगने के लिए कहां पर आ रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स है ना हमारा, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, फिर जो है मेरे लिए आसान हो जाएगा आपको बताना। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है वो इस तरह का है, तो हम इसको इसी तरह से डिफाइन करें कि जो लीगेंड है वो ऐसे आ रहा है, इसको इधर लगना 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 है, और इधर वाले को इधर लगना है, सही है बात, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये भी 3D है और ये भी 3D में स्फेरिकली ही आ रहे हैं, लेकिन सेंट्रल मेटल जो है अभी उसको स्फेरिकल ही ले रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, टिल द टाइम दे आर फार अवे बट इन्फ्लुएंसिंग द सेंट्रल एटम, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स जो है जो सेंट्रल मेटल में है वो बराबर ही अफेक्ट होंगे, ठीक है। मतलब किसी से ज्यादा नजदीक नहीं, अभी किसी से दूर नहीं है। तो ये जो ग्राउंड स्टेट के डी ऑर्बिटल्स थे, ये जो है इस टाइम पे डीजनरेट ही रहेंगे, लेकिन जो है क्योंकि अब लीगेंड्स नजदीक आ गए हैं, सो दे विल गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल। तो हम कहेंगे डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स excited due to ligand field। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का दूसरा नाम लिगेंड फील्ड थ्योरी भी है, ठीक है। तो लिगेंड की फील्ड के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण, रिपल्शन है क्योंकि रिपल्शन के कारण एनर्जी बढ़ती है, अगर अट्रैक्शन होती तो जब भी दो अपोजिट चार्जेस नजदीक आते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, लेकिन ये दूर हैं इसलिए जो है इनके बीच में रिपल्शन है, सिमिलर चार्जेस हैं, तो एनर्जी बढ़ेगी, समझते जा रहे हैं आप। अब सुनिए, अब यहां से और सीरियस बात स्टार्ट होगी, दैट इज कि ये तो चलो दूरी की बात थी, लेकिन जब नजदीक आएंगे तो फिर तो ये होगा कि ये लिगेंड जब यहां जैसे पहुंच जाएगा, ये यहां जैसे पहुंच जाएगा, ये यहां जैसे पहुंच गया, ऐसे जब जब नजदीक पहुंच गई ये, तो क्या होगा, अब ये इन ऑर्बिटल्स को, ये वर्टिकल वाले वर्टिकल ऑर्बिटल को इनफैक्ट अफेक्ट करेंगे, ये इसको, ये इसको, ये जो इनके नजदीक ऑर्बिटल्स होंगे उनको रिपल्शन जो है ये देंगे ज्यादा। मतलब ये वाला लिगेंड इसको ज्यादा रिपल्शन देगा, इसको कम देगा, सही बात है, क्योंकि अब इसकी दूरी इससे कम हो गई और इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, ऐसे। तो ऐसे में अब डायरेक्शनल फीचर का फर्क पड़ेगा, सुनते जाइए मेरी बात। दैट इज फर्क किस तरह से पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिगेंड्स बिल्कुल एक्सिस से आ रहे हैं। अगर आपने ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री आप जानते हैं तो आप ये समझ जाइए कि इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस एंड इट इज जेड एक्सिस। सही बोला कि नहीं, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस है। इस टाइम पे मैं ऐसे स्क्वायर से मैं शो कर देता हूं, ठीक है। ये एक्सिस है क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रन होता है उसमें
जो कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स होते हैं बिल्कुल एक्सिस पे लगे होते हैं। इसका मतलब हमारे जो लिगेंड्स आ भी रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट वे एक्सिस से आ रहे हैं। तो जब बिल्कुल स्ट्रेट वे एक्सिस से आएंगे तो वो जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होंगे उनको सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे। सही बोला कि नहीं? जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होंगे उनको सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस करेंगे, मतलब उनको सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे, क्योंकि इनके रास्ते में एक्सियल ऑर्बिटल्स कौन कौन से आएंगे? यहां पर डी जेड स्क्वायर आएगा और इसका जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है बिल्कुल बैंग ऑन द एक्सिस जो है वो होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी द वन विच विल बी हाईली रिपेल्ड या मोस्ट रिपेल्ड बाय द लिगेंड फील्ड, जिसको हम क्रिस्टल फील्ड भी कह रहे हैं। तो इसके कारण अब होगा क्या कि यहां पर सुनते जाइए, अब यहां पर होगा क्या कि जो अपने एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं जिनको हमने ईजी कहा, उनकी एनर्जी हो जाएगी जी हाई, और जो अपने T2G ऑर्बिटल्स हैं जो कि मिड एक्सिस पे लाई करते हैं जी, उनकी एनर्जी हो जाएगी लो। क्योंकि ये जो है एक स्प्लिटिंग हो गई, मतलब आप देख रहे हैं जो डी ऑर्बिटल्स जो है लिगेंड्स की एब्सेंस में डी जनरेट थे, लिगेंड्स के आने के कारण जो है अब वो नॉन डी जनरेट हो गए। मतलब डी ऑर्बिटल्स जो है उनकी एनर्जी गॉट स्प्लिटेड। दिस स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी ऑफ लिगेंड्स डी ऑर्बिटल्स अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स फील्ड इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब जो है यहां पर ये हो गए जी, इसको कह दिया हमने, ये हो गए ईजी ऑर्बिटल्स और ये हो गए T2G। एक बात तो ये हो गई, इनके बीच का जो गैप है ये, दिस गैप इज कॉल्ड डेल्टा O, और ये जो पॉइंट है इट इज कॉल्ड बेरी सेंटर। ठीक है, और आप देख रहे हैं मैंने ये गैप ज्यादा बनाया है, ये कम बनाया है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो एनर्जी राइज की है वो 2 ने शेयर की है और जो डिक्लाइन की है वो 3 ने शेयर की है, जबकि राइज और डिक्लाइन है बराबर टोटल। तो ऐसे में जो है हमें ये कहना पड़ेगा कि इट इज 3/5 डेल्टा O एंड इट इज 2/5 डेल्टा O। सही है बात? मतलब फिर चाहे आप 0.6 डेल्टा O कहो और 0.4 डेल्टा O कहो, ये माइनस में हो गया। ठीक है, इसको आप 0.6 डेल्टा O भी कह सकते हो, और जो है इसको -0.4 डेल्टा O भी कह सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, दिस इज, तो अब यहां पर आपको, आई होप आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन आ रही हो ना, आप चैट में पुट कर दिया कीजिए तो मेरे पास पहुंच जाती है, क्योंकि आप प्लेस नहीं करते हैं तो मैं जो हूं लेक्चर को आगे प्रोसीड करता जाता हूं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं, हाँ नेगेटिव, इट इज नेगेटिव, क्योंकि इसको हमने जीरो माना ना, इस पॉइंट के लिए ये जीरो वैल्यू है ना, तो नेगेटिव में इससे जो कम होगी वो नेगेटिव में आ गई, और जो ऊपर गई वो पॉजिटिव में आ गई। सही है बात? बेरी सेंटर इज अवर जीरो। ठीक है, डन। अच्छा, अब आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हमने देखना है, प्लीज आप समझते जाइएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, अब पता क्या है, आपको कल के लेक्चर की याद होगी कि हमने जो है लिगेंड्स को स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में कैटेगराइज किया था, और मिड फील्ड में। वो क्या है? स्टेटमेंट तो वही है कि जो लिगेंड्स जिनकी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है ज्यादा होती है,
वो इसको ज्यादा स्प्लिट कर देते हैं। ये जो गैप है उसमें ज्यादा होगा, जो वीक मिड फील्ड होंगे ये होगा, वीक फील्ड में ये गैप जो है कम हो जाएगा। बस समझ रहे हैं? मतलब ये डेल्टा ओ कितना होगा उसके बेस पे जो है हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में जो है कैटेगराइज किया। देयर इज नो शार्प बाउंड्री, लेकिन एंड वाले पक्का वीक फील्ड ही होंगे और जो आगे वाले हैं 4-5 वो पक्का स्ट्रॉन्ग फील्ड ही होंगे लगभग ऑल द केसेस में। ठीक है, और जो क्वेश्चंस भी बनते हैं जनरली वो उन्हीं में से, मतलब आपको डिलेमा में नहीं रखा जाता कि क्या है। हाँ, कुछ एनसीईआरटी में मेंशन्ड एग्जांपल्स हैं, और जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ, कल मेरे से किसी ने कॉपर का भी एग्जांपल पूछा है, मैं उसको भी आज डिस्कस करता हूँ। ठीक है, बीच में जो है, लेकिन अभी सीएफटी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप सुनिए बात। अब हमने देखना है, देखिए अब यहां पर एक चीज और है। हमने कल बात कही थी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो है पेयरिंग करवाते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स जो है पेयरिंग नहीं करवाते। अब ये फंडा यहां पे आके कुछ ज्यादा क्लियर होगा, आप समझिएगा बात। दैट इज, देखो पहली बात तो ये है कि चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, मैं एक एग्जांपल से आपको बात समझाने की ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, आप समझने की ट्राई कीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल से जो है, और फिर मैं अभी जस्ट ऐसे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। मान लीजिए जैसे पहला इलेक्ट्रॉन है, भाई अब आप जैसे आप वो प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते थे वैसे ही करोगे ना। तो मान लो किसी एलिमेंट की D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसमें तो आप इलेक्ट्रॉन पहला यही रखोगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, क्योंकि लो इन इन दो में ही भरने हैं ना। जो स्ट्रॉन्ग और वीक का जो खेल है वो इन दो में ही है ना। ठीक है, अब D1 वाला यहीं आएगा, सुनिए D2 वाला यहीं आएगा चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, D3 वाला यहीं आएगा। मतलब जब तक D1 D2 D3 है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, पेयरिंग नहीं करते हैं। नई बात आपने समझी, क्योंकि अदरवाइज कल की बात अगर हम रट लेते तो क्या होता कि D2 जैसे ही होता हम क्या करते, स्ट्रॉन्ग में पेयर कर देते और बाकी 1 2 3 4 जो है खाली कर देते। मान लो जैसे D2 है ना, D2 में स्ट्रॉन्ग और वीक जो है इरिस्पेक्टिव पेयरिंग नहीं होगी। मतलब कल वाली बात जो हमने रटी थी वो आज गलत हो गई यहां पर। ठीक है ना, तो मैंने कहा था कि जो वीबीटी है वो भी सीएफटी से समझ में आती है। ठीक है, कि पेयरिंग के भी कुछ रूल्स हैं, आप ध्यान रखिएगा, ये फंसाने वाले एग्जांपल्स आएंगे अब जो है। तो D3 तक जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में सेम सिचुएशन रहेगी, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो। लेकिन जब D4 भरा जाना है अब फर्क पड़ेगा। मान लो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा, ये गैप क्योंकि ज्यादा है नाउ, क्योंकि डेल्टा ओ ज्यादा है ना, सुनते जाइएगा मेरी बात, डेल्टा ओ बहुत ज्यादा होगा उस केस में। एंड देयर इज वन न्यू एनर्जी टर्म जो कि मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या है, ये वो एनर्जी है, इसको आई एम राइटिंग पीई। पेयरिंग एनर्जी वो एनर्जी है जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में पेयर होता है, इट रिक्वायर्स एनर्जी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है सेम चार्ज के होते हैं। तो सेम चार्ज के दो बॉडीज को, दो पॉइंट्स को, दो इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिटल में फिट करना है, इट रिक्वायर्स सम एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। अब सुन लीजिए, तो नई टर्म आ गई पेयरिंग एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन जब पेयर होगा तो पेयरिंग एनर्जी चाहिए। अब सुने, और अगर इलेक्ट्रॉन को, चौथे इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है, उस वो तो डेल्टा ओ ही हो गया, या एक्साइटेशन एनर्जी हो गई। भाई इधर से इधर अगर मान लो चौथे इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे भरा जाना चाहिए था, लेकिन अगर वो ऊपर जाना चाहता है दैट रिक्वायर्स एनर्जी ना, उसको हमने डेल्टा ओ कह दिया। डेल्टा ओ एनर्जी मिलेगी तभी इलेक्ट्रॉन इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचेगा। सुनते जाइए, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनमें ये डेल्टा ओ इतना ज्यादा होता है। डेल्टा ओ कोई मतलब ये फ्लेक्सिबल टर्म है, मतलब वीक वाला भी टर्म डेल्टा ओ ही है, स्ट्रॉन्ग वाली भी डेल्टा ओ ही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाले का डेल्टा ओ बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जो है एनर्जी कम चाहिए। सुनते जाइए, तो ऐसे में
जब इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए एनर्जी जो है कम चाहिए, तो दैट मीन्स फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा क्या कि डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी। इसको हम पी ही लिख लेते हैं, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी भी छोड़िए, पी। तो डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी। डेल्टा ओ मान लो 10 जूल है, तो पी मान लो 4 जूल है, तो ऑब्वियसली अपनी एनर्जी कम रखने के लिए इलेक्ट्रॉन वुड लाइक टू पेयर, तो इसलिए जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग होगी। समझ रहे हैं? चौथे में D4 में फर्क आ रहा है, ठीक है। जबकि अगर वही जो है फॉर वीक फील्ड क्या होगा, फॉर वीक फील्ड लिगेंड्स दिस पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ। मतलब ये गैप जो है कम है, तो डेल्टा ओ मान लो 3 जूल है और पेयरिंग एनर्जी जो है मान लो 10 जूल है, तो ऑब्वियसली फिर इलेक्ट्रॉन जो है जंप ही करेगा। तो इसलिए D4 के केस में इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड ही रहेगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि किन किन केसेस में पेयरिंग हो सकती है। D1, D2, D3 में कोई पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। मैंने कहा कि D1, D2, D3 में कोई पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि सारे सेम एनर्जी के हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, ठीक है। D4, D5, D6, D4, D5 में जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो चलो अभी मैं बता ही देता हूं ना आपको जो है, ठीक है। तो दैट विल बी बेटर, अगर मैं जो है इसको आपको दिखा के बता दूं दैट विल बी बेटर, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे इसको समझने में। आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है, कि किस तरह से रिपल्शंस होती है। अब समवन सेड टू रिपीट, बट मैंने कहा कि मैं जिसको अभी यहां पर बता रहा था उसको मैं एग्जाम्पल के साथ में बता रहा हूं, तो आपका पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम लिख रहे हैं सबसे पहले, एक मिनट दीजिए मुझे, दैट इज मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन, एक बात, एंड देन नेक्स्ट इज the situation with the weak field ligand, ठीक है, and the configuration with strong field ligand। आप समझ जाएंगे, so I'm not writing much on the board, सुन लीजिए। वैसे यहां पर देर इज वन फॉर्मूला इवन कि आप किस तरह से ये एनर्जी निकाल सकते हैं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की। मैं फॉर्मूला भी एक बार पुट कर देता हूं, ठीक है ना, उससे हो सकता है कुछ लोगों को, मतलब इट इज वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एंड ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज -0.4 n T2G and plus 0.6 n dash EG and plus MP। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कोने में लिखी हुई है ताकि ये दिखती रहे जब हम यहां पे काम करें। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G कॉन्फ़िगरेशन। T2G ऑर्बिटल्स में कितने हैं,
0.4, वो -0.4 आपको पता होगा, मैंने लिखा था -0.4, ठीक है, वही है ये। एंड प्लस 0.6 ईजी, ऊपर के लिए 0.6 लिखा था। MP, M इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच गेट पेयर्ड, तो पेयरिंग एनर्जी ऐड करनी है। इज इट ओके? तो अब देखते हैं, देखने से आई थिंक बात बेटर पता चलेगी, ठीक है। तो ऐसे में वन बाय वन, जैसे मान लीजिए अब यहां पर हम बात कर रहे हैं D1 कॉन्फ़िगरेशन की। D1 कॉन्फ़िगरेशन में अब आप देखें, जो वीक फील्ड लिगेंड होगा, अब यहां पर ना सिचुएशन हम चलो ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 एंड देन 1 2। सुन लीजिए, इसका मतलब कि ये हो गए EG वाले, ये हो गए T2G वाले, और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में ये हो गए T2G और ये हो गए EG। ओहो, हमें तो अभी बहुत कुछ चाहिए यार, अभी तो हमें एक मिनट, हमें स्पेस जो है, चलो नो प्रॉब्लम, हम करते हैं कुछ ट्राई जो है अब के, एक मिनट दीजिए मुझे। चलो, हमने सब में तो कैलकुलेट करनी नहीं है, CFSE क्रिस्टल फील्ड्स सब में तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो आपको समझ में आ जाएगी। D1 में देखिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी यही जैसे मैंने बोला, ठीक है। और सुन लें, अब इसमें आपको क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो है कैलकुलेट कैसे करनी है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो इसलिए आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अदरवाइज आई विल ट्राई टू पुट इट हियर, ठीक है, दोनों के बीच में जो CFSE है, ठीक है, CFSE, तो दोनों के केस में जो है वो -0.4 डेल्टा O ही आएगा, -0.4 डेल्टा O। मैंने ऑड जगह पे पुट किया है, लेकिन मेरे को ये स्प्लिटेड दिखाने थे, तो जो बीच की खाली जगह थी मैंने उसको CFSE में यूज कर लिया, ठीक है ना। आप समझ गए कैसे? आप एक आप यहाँ N की वैल्यू 1 पुट करेंगे, बाकी ये सबको 0 हो, तो आपकी जो एनर्जी है वो माइनस में आ जाएगी दिस मच, ठीक है, ऐसे। अब D2 में 1 2, इसमें 1 2, तो अभी D2 में क्या सिचुएशन होगी जी, -0.8 डेल्टा O, -0.8 डेल्टा O, सही बात है। अब मैं इसको नहीं कैलकुलेट करूंगा, जहां पे पेयरिंग वगैरह होगी, डिफरेंस होगा, वहीं पे कैलकुलेट करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। सो D3 1 2 3, तो D3 तक जैसे मैंने कहा था देयर विल बी नो डिफरेंस, ठीक है, हो गया D3। अब इसके बाद आगे बारी D4 की, सो D4 में डिफरेंस आएगा 1 2 3, और फोर्थ आएगा EG में, जबकि इसमें 1 2 3 और चौथा आएगा यहाँ पे, बिल्कुल पेयरिंग होनी है यहाँ पर, ठीक है, D4 में पेयरिंग होगी। अब अगर आप जो है कैलकुलेट करें D4 कॉन्फ़िगरेशन में जो है, तो तब आपको पता चलेगा कि अब यहां पर वीक फील्ड लिगेंड में कितनी वैल्यू आएगी। मैं डायरेक्टली जो है वैल्यू पुट करूंगा यहां पर, -0.6 डेल्टा O, क्योंकि क्या है, ये -12 हो गया, +6 इससे आ जाना है, तो -0.6 डेल्टा O आ गया, सुन लीजिए। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में एक पेयरिंग भी हुई है, तो इसके कारण जो वैल्यू आएगी -1.6 डेल्टा O प्लस P। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इस फार्मूले में आप पुट कीजिएगा कि आपको ये तो कर देना है, आपको इंटू 4 आ जाएगा ये,
तो 1.6 आ गया है, माइनस 1.6 डेल्टा ओ एंड प्लस पी आ गया। इज इट ओके? ऐसे मैंने कहा मैं सीएफएसई ज्यादा नहीं कैलकुलेट करूंगा, आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट मीन्स चलो अभी D4 D5 D5 में देखो कॉन्फ़िगरेशन ये होगी जी, ठीक है, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड में कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। अच्छा, व्हाट अबाउट D6? 1 2 3 4 5, लेकिन अब पेयर होना ही होना है, कहीं भी होना है तो लोअर लेवल में पेयर होगा, D6 में पेयर होगा ही होगा, और इसमें सारे जो है लोअर लेवल में ही पेयर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद D7 D7 में ये सिचुएशन रहेगी, जबकि इसमें अब ये भर ही गया है तो ये होगा, एंड देन D8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखो अगेन D8 पे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में सेम सिचुएशन आ गई, सही बात है। D8 में मतलब इन तीन में D1 D2 D3 में और D8 D9 D10 में, अभी बना लेते हैं। D8 D9 D10 में आप देख रहे हैं अगेन द सिचुएशन इज कमिंग सेम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप हर एक की एनर्जी जो है पुट कर दीजिएगा, कितनी आ रही है, हर एक की एनर्जी आपने जो है पुट कर देनी। बिल्कुल राजवीर, सही, बढ़िया, एनर्जी पुट करनी है, ठीक है। एंड आई विल चेक योर नोटबुक्स, ठीक है ना, आप देखना 11th वालों की कैसे चेक होती है। तो आई विल चेक योर नोटबुक्स कि आपने किया है ये कि नहीं है, बट इट इज योर प्रैक्टिस कि आपने जो है ये करनी है अब जो है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। पहले एक बार इस सारे सिनारियो को आप समझ, अगर आप इसको समझ गए, अब जो है मैं आपको लगे हाथ जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी स्प्लिटिंग बता देता हूं, ठीक है ना। तो आप एस्ट्रिक लगा के लिख सकते हैं आप अपनी नोटबुक में कि इन केस ऑफ D1 D2 D3 D8 D9 D10 द स्ट्रॉन्ग फील्ड ligands and weak field ligands both behave similarly. The configuration in case of strong field ligands and weak field ligands remains same. यह configuration remains same irrespective of strong field और weak field. सही है, आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड splitting in tetrahedral complexes। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने समझना है, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्पेस में किस तरह से अलाइंड होता है। प्लीज मेरी बात पे कंसंट्रेट कीजिएगा। तो
आप देखें एक जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, पहले आप एक क्यूब बनाएं। अब इस क्यूब के सेंटर में हम सेंट्रल मेटल रख रहे हैं। सुनते जाइए, ये जो सेंट्रल मेटल रखा है, इस सेंट्रल मेटल के अभी इस क्यूब को देखिए, और इस क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर्स को अगर हम सेंटर से जोड़ते हैं, सेंट्रल मेटल से, वी विल गेट ए टेट्राहेड। आप अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए, एक लाइन 3 का बेस ये, ठीक है ना। तो अगर हम, सुन लीजिए आपके दिमाग में टेट्राहेड्रन के बारे में, कि अगर क्यूब के सेंटर में हम एक पॉइंट रखते हैं और उस क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर से उस पॉइंट को जोड़ते हैं, तो जो है वी विल गेट ए टेट्राहेड। बात समझ में आ गई। और इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एक्सिस कहां पे है, क्योंकि मेन रोल जो है एक्सिस प्ले करेंगे। तो वेयर आर द एक्सिस? अब मैं एक्सिस बनाने लगा हूं, बट आई वांट कि वो फेड से बने। 1 मिनट दीजिए मुझे, ठीक है। लेकिन चलिए, आप समझ जाओगे, ठीक है। जस्ट आप देखिए बोर्ड पे, ये एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और अभी आप देख रहे हैं कि अपने एक्स वाई जेड एक्सिस की तरफ कोई भी लिगेंड नहीं आएगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में जैसे आपने देखा था कि बिल्कुल एक्सिस पे ही लिगेंड्स आ रहे थे, एक एक्सिस से दो आ रहे थे अपोजिट लाइन से, एक्स से, वाई से, जेड से। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं। जो लिगेंड इस टाइम पे मौजूद होंगे, जो आएंगे लिगेंड्स जो है, अब यहां पर लगने के लिए लिगेंड जो आएगा, ठीक है, वो इधर से आएगा। ठीक है, इस पे लगने के लिए जो लिगेंड आएगा वो इधर से आएगा। इस पे लगने के लिए जो लिगेंड आएगा वो इधर से आएगा। इस पे लगने के लिए जो आएगा लिगेंड यहां पर, ठीक है ना, इधर से आएगा। मतलब कोई भी एक्सिस से नहीं आएगा, जो भी लिगेंड आएगा वो मिड एक्सिस से आएगा। तो ऐसे में जो मिड एक्सिस मतलब प्लेनर ऑर्बिटल्स, मतलब इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड ऑर्बिटल्स होंगे उन लिगेंड से, वो होंगे प्लेनर ऑर्बिटल्स। और जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होंगे, दे विल बी लीस्ट रिपेल्ड बाय देम। तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, कि T2G की एनर्जी जो है अब ज्यादा हो जानी है और EG की कम हो जानी है। सही बात समझ में आई है ना? ठीक है, तो मैं बनाने लगा हूं। सेम सिचुएशन है कि यहां पर इन द एब्सेंस ऑफ लीगेंड फील्ड यहां रहेगा। फिर जब लीगेंड्स जो है थोड़े नजदीक आएंगे तो जो है एक्साइटेड हो जाएगा। फिर उसके बाद अब सिचुएशन उल्टी हो गई कि यहां पर ये 3 ऊपर हो गए, 2 जो है नीचे हो गए। सही है। और ये जो गैप है, अगेन इट इज कॉल्ड बेरी सेंटर। ठीक है, इट इज अगेन, इसको अब हम बोलते हैं डेल्टा टी। टी स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल, ठीक है। एंड देन इट इज नाउ प्लस 3/5 डेल्टा टी, इट इज माइनस 2/5, सॉरी, प्लस 2/5 माइनस 3/5 डेल्टा टी। ठीक है, बात बिल्कुल सेम है। सही है बात? हम्म। तो अब मुझे लगता है इसी से आपको बात समझ में आ गई कि यहां पर जो है, अब जब हम भरेंगे, अगेन वही पेयरिंग एनर्जी का फंडा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इस केस में
अपने Eg ऑर्बिटल्स जो है ये आ गए T2g ऑर्बिटल्स और ये आ गए Eg ऑर्बिटल्स। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो D1 D2 D3 में ही जो है पेयरिंग कर देगा, है ना। उसमें तो D3 के बाद करते हैं ना, D4 D5 D6 D7 में डिफरेंस था, यहाँ पे D3 से ही डिफरेंस डलना स्टार्ट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये बात हो गई जो है टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स की। लेकिन आप एक बात ये जानते हैं कि जो अपना टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो लीगेंड्स होते हैं वो जो है कम होते हैं, है ना। लीगेंड्स उसमें, इसमें 4 हैं उसमें 6 हैं। तो ऐसे में जो अपना डेल्टा टेट्राहीड्रल है दैट इज 4/9 दैट ऑफ डेल्टा ऑक्टाहीड्रल। आप ये बात का ध्यान रखिएगा। मतलब अपना ऑक्टाहीड्रल जो है दैट इज, क्योंकि 6 लिगेंड्स होते हैं तो डेल्टा ओ विल बी मोर। इज इट ओके? चलिए अब मैं आगे बात पे आ रहा हूं। जैसे किसी ने मेरे से जो है कॉपर वाला केस पूछा था, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, ठीक है। अच्छा, तो अब सुने आप कि यहां पर कॉपर अमोनिया का कॉम्प्लेक्स था, मैं बार बार भूल जा रहा हूं। कॉपर अमोनिया 4 1 पॉजिटिव, यही कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा था कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है, इतना सा ही पूछा था। लेकिन देयर इज लॉट टू टेल, तो मैं बता रहा हूं। देखो, कॉपर 1 पॉजिटिव, कॉपर 1 पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉपर जो 1 पॉजिटिव है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है, जो वैलेंस है दैट इज, क्योंकि कॉपर था अपना 3d10, है ना, 3d10 4s1 था। तो ऐसे में जो है ये 4s0 हो जाएगा। तो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन जो है कॉपर के केस में हमारी बनेगी। 1 पॉजिटिव था या 2 पॉजिटिव था? इट वॉज 2 पॉजिटिव, है ना, इट वॉज 2 पॉजिटिव। तो कॉपर आ जाएगा 3d9, कॉपर 2 पॉजिटिव था, ठीक है। सुनते जाए, कॉपर 2 पॉजिटिव की 3d9 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब हम इसको लिखते हैं, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है पहले इसको बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कॉन्फ़िगरेशन। अभी इसमें 4s और 4p जो है वो खाली है। ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है। अब सुनिए, अब यहां पर देयर इज समथिंग डिफरेंट। व्हाट इज दैट? मैं सीधे बात पे आ रहा हूं। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि कॉपर का ये कॉम्प्लेक्स जो है स्क्वायर प्लेनर है। मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो DsP2 होनी चाहिए। लेकिन वो तो कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि sp3 लग रही है हमें तो बनती हुई। 4 लिगेंड्स हम यहां जोड़ेंगे। एंड ये भी देखा गया कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 ऑब्जर्व्ड है, ठीक है। तो मतलब इट इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं जल्दी से बोल देता हूं, जैसे कि 1.73 है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि अगर किसी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी 1.73 होगी। अगर दो होगा तो 2.8 समथिंग होगी। मतलब ट्रिक ये है कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं डेसिमल से पहले वो ही आना है। जैसे 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, डेसिमल से पहले। मतलब योर आंसर शुड बी 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग, एंड 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। पहला ट्रिक तो ये है। मतलब अनपेयर्ड आ गया फिर तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2।
दूसरी बात, जो डेसिमल के बाद की जो नंबर है वो लगभग जो है 0.7 से 0.9 के बीच में ही वेरी करते हैं। इज इट ओके? मतलब जैसे 1.73, देन 2.8, 2.8, 3.83, देन 4.85, इस तरह से थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन 0.9 से कम ही रहते हैं। बस दिस इज द ट्रिक। ठीक है, सुन लीजिए। तो इसमें यह कहा गया कि भाई इसका ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर एक्साइट होके आ जाता है, इधर आ गया। सुनते जाइए, सीधे सीधे मैं आंसर पे आ रहा हूं। और फिर जो अमोनिया है वो यहां पर जो है ऐसे लगता है, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई DsP2। तो मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हो गया जी इस तरह का। इज इट ओके? इस तरह का हो गया। तो दिस इज व्हाट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो दिस वाज ओनली द क्वेश्चन आस्क्ड, तो मैंने इसका जवाब दे दिया। ठीक है, सो आज हम इतना ही करेंगे, कल हम CFT को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखते हैं हाउ मच टाइम इट विल कंज्यूम, बट बहुत ज्यादा नहीं लेगा आप, क्योंकि मैंने काफी कुछ इसमें एक्सप्लेन कर ही दिया। ठीक है, तो फिर हम बढ़ेंगे आगे जो है सम प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इस तरह का है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस वगैरह। ठीक है, चलिए, टिल देन गुड बाय।